डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और ये आपका आरक्षण से संबंधित है। अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑर्डर एक्सेप्ट किया है और ये जो वहां के लोकल एक तरह से सोशल एक्टिविस्ट हैं आरक्षण को लेके, मनोज जरंग पाटिल, उन्होंने मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग की थी और उन्होंने सरकार से ये निवेदन किया था कि जो मराठा समुदाय के लोग हैं इनको कुणबी सर्टिफिकेट इशू किया जाए। कुणबी सर्टिफिकेट का मतलब होगा कि ये कृषि समाज, एग्रीकल्चर, पेस्टोरल लाइफ से रिलेटेड आपके हैं और अगर इनको ये सर्टिफिकेट इशू होता है तो उसमें बड़े सारे समुदाय के लोग अन्य पिछड़े वर्ग में आरक्षण पाने के लिए अर्हता रखेंगे। तो ये आपका मामला है। अब आरक्षण का जो मुद्दा है हमारे देश में हमेशा विवादास्पद रहता है क्योंकि यहां पे हर समुदाय इस प्रयास में है कि उसे आरक्षण मिले। हर समुदाय के हर आपके जो नेता हैं वो ये चाहते हैं कि उनके समुदाय के लोगों को आरक्षण मिले और इस प्रयास में अगर आप देखिएगा तो राजपूत राजस्थान में, पटेल गुजरात में, फिर आप देखिएगा कि यहां पे जाट हरियाणा में, कप्पू आंध्र प्रदेश में, बड़े सारे ऐसे आपकी जातियां हैं जो ये प्रयास में है कि उन्हें भी आरक्षण मिल जाए। अब आरक्षण है क्या, हम ये समझेंगे कि आरक्षण क्या है, वाई रिजर्वेशन, आरक्षण क्यों दिया जाएगा, क्यों आवश्यकता है इसकी, वाई रिजर्वेशन। फिर हम लोग ये देखेंगे कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, संवैधानिक उपबंध क्या है, इसको समझने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ में हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहा है आरक्षण के विषय को लेके, सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। संसद की क्या भूमिका रही है संशोधन के माध्यम से, इसने कैसे आरक्षण को प्रदान करवाया है, फिर इसका पक्ष देखेंगे और इसका विपक्ष देखेंगे और फिर इसका निष्कर्ष देखेंगे। तो ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें प्रीलिम्स के बड़े सारे सवाल बनने की संभावनाएं रहेंगी क्योंकि प्रीलिम्स में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनसे रिलेटेड सवाल बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सवाल बन सकता है, संसद के द्वारा विभिन्न संशोधनों से सवाल बन सकता है। मुख्य परीक्षा में भी उतने ही सवाल बनने की संभावनाएं रहेंगी। जैसे सवाल बन सकता है एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू रिजर्वेशन, संवैधानिक उपबंधों की विवेचना करिए जो आरक्षण से संबंधित है, यह सवाल आपके बन सकता है। दूसरा सवाल आपका यह बन सकता है एग्जामिन द रोल प्लेड बाय जुडिशरी इन इंश्योरिंग रिजर्वेशन, न्यायपालिका द्वारा आरक्षण प्रदान करने में भूमिका स्पष्ट करिए। तीसरा सवाल आपका यह बन सकता है एग्जामिन द रोल प्लेड बाय पार्लियामेंट इन इंश्योरिंग रिजर्वेशन, संसद द्वारा आरक्षण प्रदान करने में उसकी भूमिका को स्पष्ट करिए। और ये 10-10 नंबर के, 15-15 नंबर के सवाल आपके जीएस पेपर 2 के मेंस में आ सकते हैं। यह भी सवाल बन सकता है कि दो संस्थाओं को आपसे जोड़ दिया जाए और यह पूछ लिया जाए कि एग्जामिन द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू रिजर्वेशन एंड हाउ पार्लियामेंट ओवरकम दीज जजमेंट्स टू प्रोवाइड फर्दर रिजर्वेशन। यह पूछा जा सकता है कि न्यायपालिका द्वारा आरक्षण से संबंधित निर्णयों को आप मूल्यांकन करिए और कैसे संसद इनके निर्णयों को बाधा रहित करने के लिए संविधान का संशोधन किया है। तो वो सवाल आपका बन सकता है जो आप देख रहे हैं। तो अब ये 3 सवाल इन सारे पॉइंट से बन सकते हैं और एक सवाल आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और पार्लियामेंट के रिलेशन से बन सकता है क्योंकि इस मुद्दे को लेके संसद और न्यायपालिका में कई बार विवाद हुआ है, आमने सामने आने की स्थिति हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया है, उस जजमेंट को वसूल करने के लिए पार्लियामेंट ने फिर आपका संविधान में संशोधन किया है।
तो ये देखने का प्रयास किया जाएगा। अब देखिए आरक्षण है क्या, व्हाट इज रिजर्वेशन। अगर आरक्षण को देखिएगा तो आरक्षण हमारे देश में एक सकारात्मक उपबंध के रूप में, इट्स अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक विभेद है। और इस सकारात्मक विभेद के माध्यम से संविधान के जो शोषित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको सुविधाएं प्रदान की जाती हैं शैक्षणिक संस्थाओं में, सरकारी नौकरियों में, अन्य क्षेत्रों में, ताकि वो मुख्य धारा में वापस जुड़ जाएं। Reservation is a process in which the downtrodden and weaker section of the society are provided certain benefits in government services, in education institutions and in other revenues so that they are integrated into the mainstream। ये आपका है आरक्षण। अब हमें यह समझना है कि हमारे देश में आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, वाई वी नीड रिजर्वेशन इन इंडिया। सेकेंड पॉइंट आपको जानना है कि वाई रिजर्वेशन, क्या आवश्यकता है हमारे देश में आरक्षण प्रदान करने की। पहली बात तो हमारे देश में जो ऐतिहासिक विभेद हुआ है, हिस्टोरिकल जो आपके इनजस्टिस हुआ है, उसको दूर करने के लिए आरक्षण की आवश्यकता है। जो हमारे देश में वर्ण सिस्टम बना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये बना था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कर्म के आधार पे बना। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें रूढ़िवादिताओं का प्रभाव बढ़ा और ये फिर धर्म, कर्म के आधार पे, धर्म के आधार पे नहीं, ये जन्म के आधार पे हो गया। और इसके वजह से जो हमारे सबसे एक तरह से कहा जाएगा कि निचले वर्ग रहे, शूद्र समाज, इनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ एट द हैंड्स ऑफ द हायर सोसाइटी, और ये सदियों से चला। तो इसको आप चाहिएगा कि 60-70 सालों में समाप्त कर दें, जो सदियों का शोषण रहा है, इतना आसान नहीं होगा। इस वजह से आरक्षण उन लोगों को दिया जाने का प्रयास किया जा रहा है जिनके साथ ऐतिहासिक आपका अन्याय हुआ है, उनका शोषण हुआ है, इस वजह से आरक्षण प्रदान किया जाता है। दूसरा बात आप देख सकते हैं, आरक्षण हमारे देश में जो जाति व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम है, इसकी कुरीतियों को भी समाप्त करने के लिए दिया जाता है। तो ये जो इफेक्ट ऑफ रिजिड सोशल हायरार्की है, जो हमारे देश में रिजिड, कठोर सामाजिक सोपान क्रम है, इस कठोर सामाजिक सोपान क्रम को तोड़ने के लिए भी आरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी, अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो जो लोग पहले से ही समाज में अग्रणी रहे हैं वो और आगे चले जाएंगे और जो पीछे हैं वो और पीछे हो जाएंगे। तो आरक्षण ये सुनिश्चित करता है कि जो कठोर सामाजिक सोपान क्रम आपके देश में बना हुआ है, सोशल हायरार्की बना हुआ है, रिजिड सोशल हायरार्की, इसको भी तोड़ने का प्रयास एक बार को आरक्षण करता है। ये बात आपको देखने को मिलेगा। बाय इंश्योरिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस बैकवर्ड क्लासेस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस बैकवर्ड क्लासेस, कई तरीके से भागीदारी सुनिश्चित होती है, ये भी आप देख सकते हैं। तीसरा आप देख सकते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिस्पैरिटी को समाप्त करने का प्रयास करता है आरक्षण। आरक्षण हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो आपकी विभेदताएं हैं, जो अंतराल है, जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में जो अंतराल आपकी है, जो खाई है, उसको भी पाटने का प्रयास आपका आरक्षण करता है। ये बात आप देख सकते हैं। चौथा, आरक्षण यह भी सुनिश्चित करता है कि जो इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन आपका है हमारे सिविल सर्विसेज में, इसको भी दूर किया जा सके। जो विभिन्न समुदायों का आपके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है सरकारी सेवाओं में या विभिन्न क्षेत्रों में, शिक्षण संस्था सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में, अन्य क्षेत्रों में, उसको भी दूर करने का प्रयास आप आरक्षण के माध्यम से करते हैं। फिर अगर आप देख सकते हैं तो यहां पे आरक्षण यह भी सुनिश्चित करता है कि विभेद से लोगों को बचाया जाए, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। तो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे आपके जो विभेद है,
स्पेसिफिकली अगर आप देखिएगा तो जो प्रेजुडिस है, जो आपके अपॉर्चुनिटीज का अभाव है, जो हमारे निम्न वर्गों को मुख्य धारा में जोड़ने से रोका जाता है या उनको अवसर नहीं दिया जाता है मुख्य धारा में आने का, उनको लोअर लेवल के सर्विसेज में ही एसिमिलेट करने का प्रयास किया जाता है, उसको तोड़ने के लिए आरक्षण की आवश्यकता पड़ती है, जो आप देखिएगा कि विभेद से बचाता है। अगर आरक्षण नहीं होगा तो बहुत ज्यादा संभावना हो सकती है कि विभेद अत्यधिक हो जाए और बढ़ जाए। जो ऊपर के पद हैं, जो महत्वपूर्ण पद हैं, वो अभी भी उच्च वर्ग ही आपके रखें और जो आपके एक तरह से कहा जाएगा निम्न क्लास सी, क्लास डी की सर्विसेज है, उसमें आपके लोअर आपके क्लासेज ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट कराया जाए। तो इसको तोड़ने के लिए भी आरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि रिजर्वेशन इन प्रमोशन मेक्स श्योर दैट दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ऑन द बेसिस ऑफ बैकवर्डनेस। तो ये कुछ बातें हैं जिसकी वजह से आरक्षण हमारे देश में आवश्यक है। ये भी दिखाता है आरक्षण कि आरक्षण जहां जहां पे दिया गया है कुछ सेवाओं में, वहां पे लोगों का हित सुनिश्चित हुआ है। ऐसा इससे सरकारी सेवाओं की जो कार्यकुशलता है उस पर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव आपका नहीं पड़ा है। तो आरक्षण की आवश्यकता आप देख सकते हैं इन सारे कारणों से हो सकता है। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, शोषण से उनका, विभेद से उनको बचाने का प्रयास किया जाए, जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, कास्ट सिस्टम की जो कठोरता है, जो सामाजिक सोपान क्रम है, उसको तोड़ने के लिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक उत्थान के लिए, उसके इंपावरमेंट के लिए आपके आरक्षण की आवश्यकता हो सकती है। अब जो बातें आपको जानना है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू रिजर्वेशन है। ये आपके प्रीलिम्स में भी सवाल बन सकता है, मेंस में भी सवाल बन सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या संवैधानिक उपबंध हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू रिजर्वेशन, रिलेटेड टू रिजर्वेशन। देखिए, जो संवैधानिक उपबंध है हमारे देश में आरक्षण से संबंधित, पहला तो अनुच्छेद 14 है, फिर अगर आप देखिएगा तो 15(4) है, 15(4) क है, 15(4)A, 15(4)B, देन 15(5) एंड देन 15(6). फिर यहां पे अगर आप देखिएगा तो 16(4), 16(4)A, 16(4)B, 16(5) एंड 16(6). फिर आप देखिएगा अगला जो प्रबंध आपको मिलेगा वो मिलेगा आर्टिकल 46। फिर आप देख सकते हैं यहां पे आपका जो पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है 243D एंड 243T। फिर जो हमारे सांसदों के संबंध में, एमएलए के संबंध में है वो अनुच्छेद 329, 330, 332 और जो अभी हाल फिलहाल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम आपका पारित किया गया है, तो उस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत जो हमारे एक तरह से आर्टिकल 331 में मेजर रिप्रेजेंटेशन आपका दिया जा रहा है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि जो आर्टिकल 331 है उसमें भी आपका रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत। साथ ही साथ में इसमें यह भी मेक श्योर किया जा रहा है कि जो दिल्ली और पुडुचेरी है, दिल्ली के लिए खासकर 239AA, इसमें भी संशोधन करके आरक्षण प्रदान किया जाए। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और संस्थाएं हमारे देश में हैं जो आरक्षण के संबंध में आपके काम करती हैं। 338, 338A और 338B, 338B। तो ये आपके जो कमीशंस हैं इनको आप देख सकते हैं। तो एक एक करके इन सारे आर्टिकल्स को देखने का प्रयास किया जाता है, क्या क्या मेजर इसमें आपके प्रोविजंस हैं
इनको समझने का प्रयास किया जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या और उपबंध हैं जो हमारे देश में है। पहला है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 को अगर देखिएगा तो यह लिखा हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हालांकि आपके आर्टिकल 14 में कहीं पे भी रिजर्वेशन का शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूरे संविधान में आरक्षण से संबंधित है वो यही अनुच्छेद है। बाकी सारों में तो प्रत्यक्ष रूप से आरक्षण लिखा हुआ है, लेकिन आरक्षण की नींव अगर कहीं हमारे देश में मिलेगी तो अनुच्छेद 14 में ही मिलेगी। पहला जो प्रबंध है वो नकारात्मक विभेद को रोकता है। जैसे वो बोलता है कि एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है? एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ लॉ। विधि के समक्ष सबको समान माना जाएगा। लेकिन जो आरक्षण की नींव देता है वो ये आपका वाक्य देता है, विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये कहता है इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। Then only justice can be done, otherwise it should be lead to injustice. Equal should be treated equally and unequal should be treated unequally. Then only justice can be done. तभी जाके न्याय हो सकता। असमान लोगों को असमान व्यवहार और समान लोगों को समान व्यवहार, तभी जाके न्याय होगा, अन्यथा अन्याय होगा। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, राजा के 10 बेटे हैं और उसको अपना उत्तराधिकारी चुनना है और 10 में से दो बच्चों को, 2 बेटों को पोलियो की शिकायत है। राजा कहे कि हम अपने 10 बच्चों का जो चयन करेंगे वो 100 मीटर की दौड़ पे करेंगे। तो राजा ने जो चयन की प्रक्रिया चुनी वही गलत चुन ली। तो इससे न्याय नहीं होगा बल्कि अन्याय होगा, क्योंकि जो 2 बच्चे हैं जिनको पोलियो से ग्रसित है वो दौड़ ही नहीं सकते। तो अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई उत्तराधिकारी के लिए कोई चयन की प्रक्रिया खोजनी है तो ऐसा खोजिए जिसमें ये 2 बच्चे भी भागीदारी कर सके, अपने बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सके और फिर आप उसमें से जो श्रेष्ठ हो उसको चुनिए। तो नॉर्मल प्रोसेस में यह बोला जाता है कि जो लोग समान व्यवहार हैं उनको समान व्यवहार दीजिए और जो लोग असमान हैं उनको असमान व्यवहार दीजिए, तभी जाके न्याय हो सकता है, अन्यथा अन्याय होगा। तो अगर हमारे समाज में कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनका पहले से शोषण हुआ है, जिनका प्रतिनिधि समाज के अंतर्गत नहीं है, सरकारी सेवाओं में नहीं है, शिक्षण सेवाओं में नहीं है, और उनको आप ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, खुले प्रतिस्पर्धा में अगर चयन के लिए भेज दीजिएगा तो उनका सिलेक्शन होना असंभव सी बात हो जाएगी। इसलिए आरक्षण प्रदान करना आवश्यक हो जाता है। तो अनुच्छेद 14 आपका एक नींव प्रदान करता है। इसके बाद जो आप देखिएगा वो आर्टिकल 15 है जो रिजर्वेशन आपको दे रहा है। आर्टिकल 15 का जो फर्स्ट आर्टिकल है वो तो क्लियर कट कहता है कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द सिटीजंस ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। राज्य अपने नागरिकों के बीच में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता है। लेकिन इसी आर्टिकल का अपवाद आपको मिलेगा 15(4), 15(5) और 15(6). तो ये आप देख सकते हैं 15(4) हमारे देश में पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 से जोड़ा गया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 चंपकम दोराईराजन का मामला था। उसके बाद ये पहला संविधान संशोधन आपका आता है। जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 का है, ये 15(4) क्या कह रहा है? स्टेट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। राज्य क्या कर सकता है? समाज के पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान कर सकता है। यह बात आप देख सकते हैं। तो जो 15 आपका 4 है वो आरक्षण आपका दे रहा है
कि स्टेट कैन प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सोशली एंड एजुकेशनली, तो पहला संविधान संशोधन जो आप देखिएगा, तो 15(4) आपका 15(1) का अपवाद है, जो आपके राज्य को यह अधिकार देता है कि वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध बना सकता है। स्टेट कैन प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन्स। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन्स। ये जो अनुच्छेद 15(4) है, ये मूल संविधान का भाग नहीं था। इसको पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 से जोड़ा गया है। चंपकम दोराईराजन का मामला था, उसके बाद जोड़ा गया। फिर इसके बाद आप देखिएगा 15(5) आपका क्या कह रहा है। 15(5) आपके 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 से जोड़ा गया है। और ये जो हमारे सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन्स हैं, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, इनको उच्च कोटि के शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण प्रदान कर रहा है। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो आपका प्रबंध है, ये आपके 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 से ये जोड़ा गया, और इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है, वो भी अभी देखा जाएगा। तो अभी 15(5) ये समझ लीजिए कि जो हमारे देश में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको उच्च कोटि के शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया जाएगा, इंक्लूडिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इन सारे उच्च कोटि के शिक्षण संस्थाओं में आपके आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये बात आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपका आएगा 15(6) जो आपके सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज के लिए जो आपका है, 15(6) आएगा, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए 10% रिजर्वेशन आपका प्रोवाइड कर रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ये आप देख सकते हैं, शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, इनको आरक्षण प्रदान किया जाएगा आपके उच्च कोटि के शिक्षण संस्थाओं में और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो आप देख रहे हैं, किससे रिलेटेड है, आरक्षण से। तो आर्टिकल 16 जो आपका है, ये राज्य को एक तरह से रोक रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है कि अपने नागरिकों के मध्य 7 बातों पे विभेद नहीं कर सकता। आर्टिकल 16 क्लियर कट कहता है कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग इट्स सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। राज्य अपने नागरिकों के मध्य लोक नियोजन के मामले में किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं कर सकता। तो ये आर्टिकल 16 क्लियर कट कहता है कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट among its citizens in matters of public employment on the basis of race, religion, caste, sex, place of birth, residence and descent। इसका मतलब है कि राज्य अपने नागरिकों के मध्य लोक नियोजन के मामले में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान और वंशज के आधार पर विभेद नहीं कर सकता। हालांकि इस अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के अपवाद आपको मिलेंगे, और ये अपवाद आर्टिकल 16(4), 16(4)A, 16(4)B, 16(5) एंड 16(6) में दिया गया। सब आरक्षण से संबंधित बातें हैं। 16(4) कह रहा है कि स्टेट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन्स हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट सर्विसेज। अनुच्छेद
16(4) आपका कह रहा है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण प्रदान कर सकता है जो लोग सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं पा रहे हैं। तो इसी के आधार पे आरक्षण हमारे देश में दिया जा सकता है और इसी के आधार पे हमारे देश में एक द्वितीय आपके पिछड़ा वर्ग आयोग बना, मंडल कमीशन, जिसको आप लोग जानते हैं। मंडल कमीशन ने बताया कि भारत में 3743 जातियां हैं जो कि बैकवर्ड क्लास के अंदर आती हैं और ये भारत की 52% जनसंख्या इनके संदर्भ में है। तो इनको सरकार को 27% आरक्षण प्रदान करना चाहिए। तो यही आपका मंडल आयोग ने कहा था कि 3743 जातियां पिछड़े वर्ग में है जो कि भारत की 52% जनसंख्या का प्रतिनिधि करती हैं और सरकार को इनको 27% आरक्षण देना चाहिए। इसको सरकार ने सरकारी आदेश के माध्यम से आरक्षण प्रदान किया 1990 के अंतर्गत। तो हमारे देश में अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण मिलता है, अनुसूचित जाति को 15% आरक्षण मिलता है, अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण आपका मिलता है। तो ये 16(4) अनुच्छेद है। इसके बाद जो 16(4) क है, 16(4) क के अंतर्गत आप देखिएगा इसमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिलता है, पदोन्नति में भी आरक्षण आपको मिलता है। मतलब रिजर्वेशन इन प्रमोशन आपको मिलेगा, पदोन्नति में भी आरक्षण आपको प्रदान होता है। प्रमोशन के मैटर में भी आरक्षण आपको मिलेगा। आपको आरक्षण केवल भर्ती की प्रक्रिया में ही नहीं, भर्ती के बाद भी आरक्षण का लाभ मिलेगा प्रमोशन के माध्यम में। दूसरा आप देख सकते हैं 16(4)(a) के अंदर एक और प्रबंध है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन विथ कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी। रिजर्वेशन इन प्रमोशन विथ कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी, पदोन्नति में आरक्षण, साथ ही साथ में परिणामिक वरिष्ठता भी सुनिश्चित की जाएगी। इसका मतलब है कि अगर एक बार कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समुदाय के अधिकारी अगर पदोन्नति में आरक्षण का लाभ उठाते हैं तो उनकी वरिष्ठता बरकरार रहेगी। अगली बार भी जब प्रमोशन के आपके एवेन्यू जाएंगे तो इनको आपके एक सीनियर लेवल पे माना जाएगा, अपने जनरल क्लास के अधिकारियों के समकक्ष माना जाएगा और अगले आपके पदोन्नति के लिए भी ये अर्हता रखेंगे। ही विल बी फिट फॉर अगेन प्रमोटेड फॉर द सेकेंड टाइम ऑल्सो, उनकी वरिष्ठता को बरकरार रखा जाएगा। ये बात आपका बोला जा रहा है। फिर आप देख सकते हैं 16(4)(b) आपका है और ये क्या कह रहा है, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज बट इट विल इंश्योर कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी। इसमें आगे ले जाने का नियम लागू किया जाएगा। कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी साल 1000 सीटें आपकी रखी गई और इसमें 1000 सीटों में आप देखिएगा कि 27% सीटें अन्य पिछड़े वर्ग की होंगी, 270 सीटें, 15% सीटें अनुसूचित जाति के लिए होंगी, इसका मतलब 150 सीटें अनुसूचित जाति के लिए होंगी और 7.5% सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए होंगी, इसका मतलब 75 सीटें होंगी। मान लीजिए 270 में से केवल 285 सीट आपका भरा गया और अनुसूचित जाति में 150 में से केवल 130, अनुसूचित जनजाति में 75 में से केवल 60 भरा गया, तो इसमें बच रहा है 20 सीट खाली, इसमें 20 सीट खाली, इसमें 15 सीट खाली। तो जब अगले साल फिर इतने ही अगर 1000 सीटें निकलेंगी तो जो आरक्षण लगेगा वो 1000 पे ही लगेगा। जो खाली सीटें हैं उनको जनरल क्लास में नहीं जोड़ा जाएगा। इसका मतलब जो 1000 सीटें हैं ये उतनी ही रहेंगी अगर अगले साल फिर एग्जाम हो रहा है। 270 सीटें ओबीसी को मिलेंगी, पिछले साल की 20 जो सीटें बची हैं वो इसमें जुड़ जाएंगी। ओबीसी के लिए कुल 290 सीटें आपकी होंगी। अनुसूचित जाति के लिए 150 सीटें रहेंगी, पिछले साल की 20 सीटें जुड़ जाएंगी, टोटल 170 सीटें होंगी और आपके अनुसूचित जनजाति के लिए 75 सीटें रहेंगी, पिछले साल की 15 सीटें और जुड़ेंगी, टोटल 90 सीटें आपकी रहेंगी। तो आगे ले जाने का नियम आपका लागू हुआ 16(4)(ख) में, जो आप देख सकते हैं। 16(5) जो है ये तो आपका बोला जा रहा है कि जो धार्मिक संगठन है इन धार्मिक संगठनों में
उस धर्म विशेष के लोगों को ही नियोजन दिया जा सकता है। तो ये कोई ऐसा विशेष आपका प्रबंध नहीं है, लेकिन ये धर्म से संबंधित बात आपका है, जिसमें बोला जा रहा है कि धार्मिक नियोजन में अगर कोई गवर्नमेंट का श्राइन बोर्ड है, जैसे अजमेर शरीफ श्राइन बोर्ड है, या आपका जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, तो इस सारे श्राइन बोर्ड पे बैठेगा कौन? अगर हिंदू का है तो हिंदू बैठेंगे, अगर मुस्लिम का है तो मुस्लिम बैठेंगे, सिख का है तो सिख बैठेंगे। तो इसमें गवर्नमेंट सर्विसेज में आपका बोला जा रहा है कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लेकिन इसका अपवाद बनाया गया है। अगर कोई धार्मिक संगठन है तो उस पे उसी धर्म के विशेष लोगों को ही नौकरी मिलेगी, ये आपका प्रबंध किया गया है। फिर 16(6) अगर आप देखिएगा तो 16(6) अगेन जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, इनको 10% आरक्षण आपका प्रदान किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, 10% रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट सर्विसेज टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आपका आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। अब जो अगला प्रबंध आपके संविधान में है आरक्षण से संबंधित, वो आपका है आर्टिकल 46, जिसमें आपके क्लियर कट ये कहा जा रहा है कि स्टेट आपका क्या करेगा? स्टेट प्रमोट करेगा एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पार्ट है। यहां पे लिखा गया है स्टेट विल प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट of the weaker section of society including scheduled caste and scheduled tribe। तो हमारे देश में आरक्षण की नींव इस अनुच्छेद से भी मिलता है। जब आरक्षण हमारे देश में अनुसूचित जाति को दिया जाता है तो उसका आधार आपका होता है 15(4), 16(4), 16(4) क, 16(4) ख, आर्टिकल 46, आर्टिकल 335। यही जब आरक्षण हमारे देश में अनुसूचित जनजाति को दिया जाता है तो ये 15(4), 16(4), 16(4) क, 16(4) ख, आर्टिकल 46 प्लस आर्टिकल 335। जब अन्य पिछड़े वर्ग को दिया जाता है तो उसका नींव आपका मिलेगा 15(4), 16(4), आर्टिकल 46। और जब आप इसी को ईडब्ल्यूएस क्लास के लिए बात करिएगा तो 15 आपकी 6 प्लस 16 6 प्लस आर्टिकल 46, और इनके साथ एक आर्टिकल हमेशा जुड़ा रहेगा जिसमें आरक्षण कहीं नहीं लिखा, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 14। और जीवन का अधिकार तो वैसे भी आपकी गरिमा को बचाने के लिए उपयोग में आ सकता है। राइट टू लाइफ विथ पर्सनल लिबर्टी, तो राइट टू डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस में अगर आरक्षण से आपके डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस को इंश्योर किया जा रहा है तो अनुच्छेद 21 भी जुड़ सकता है। नॉर्मली दीज आर द आर्टिकल्स विच आर रिलेटेड विथ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आरक्षण की नींव हमारे देश में है, जो अलग अलग अनुच्छेद आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या आरक्षण के प्रबंध हमारे देश में, जैसे 243D जब आप पढ़िएगा तो इसमें बोला गया है कि जो 1/3 सीटें हैं पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी की, इसमें चेयरपर्सन का पोजीशन और जो मेंबर्स का पोजीशन है, इन सबों को रिजर्व किया जाएगा। किसके लिए? फॉर वुमेन। इट विल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन। फिर यही बात आपका बोला जाता है कि
पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उस पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत, उस पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत, पंचायत एरिया के अंतर्गत इनकी क्या जनसंख्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की उस पंचायत क्षेत्र की क्या जनसंख्या है, उस आधार पे आरक्षण आपका प्रदान किया जाएगा। किसके लिए? चेयरपर्सन और मेंबर्स के लिए। फिर आप देखिएगा कि ये तो हो गया पंचायती राज के लिए। म्युनिसिपैलिटी के लिए यही बात आपका कहा गया है 243D में, लेकिन इसमें और आपके पंचायती राज में अंतर है। इसमें केवल यह बोला गया कि 1/3 जो सीटें होंगी वो वोमेन के लिए रिजर्व होंगी, चेयरपर्सन के लिए नहीं बोला गया है। 1/3 सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर वोमेन फॉर मेंबर्स ओनली, सदस्यों के लिए ही होगा। जो आपके म्युनिसिपैलिटी के सदस्य विभिन्न विभिन्न स्तर पे हैं, चेयरपर्सन के लिए नहीं कहा गया है। यही बात आपका बोला गया है कि ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भी सीटें आरक्षित होंगी। उनकी जनसंख्या, देयर पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट ऑब्लिक शेड्यूल कास्ट टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपल एरिया, इस पे रिजर्वेशन मिलेगा, मेंबर्स को ही केवल मिलेगा, केवल सदस्यों को ही मिलेगा। यहां पे चेयरपर्सन के लिए नहीं बताया गया, ये बात आप देख सकते हैं। फिर अगला आरक्षण के जो आर्टिकल्स हैं वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेके है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेके है, जो आपके आर्टिकल 330 और 332 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। इसमें सीट्स विल बी रिजर्व्ड इन लोकसभा for scheduled caste and scheduled tribe, and this is tuned to the 15% of the Lok Sabha and 7.5% of the Rajya Sabha, 7.5% for scheduled tribe, 15% for scheduled caste. There is no representation in राज्य सभा में, कोई प्रतिनिधि नहीं है जाति के आधार पे। 332 में यही बात आपका बोला जा रहा है कि सीट्स विल बी रिजर्व्ड for state legislative assembly in proportion to the population of scheduled caste and scheduled tribe to the total population of the state। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पे उस राज्य में उनके लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी, जितनी जनसंख्या होगी उतनी सीटें आरक्षित की जाएंगी। तो ये 332 आर्टिकल है, 330 आर्टिकल आपका ये आरक्षण की बात आपका कह रहा है। फिर आप देख सकते हैं एक और अधिनियम आपका ले आया जा रहा है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और ये आपके आर्टिकल 330A और आर्टिकल 332A के साथ साथ एक और जगह पे संशोधन कर रहा है 239AA। तो 330, 332 का और 239AA में आपका ये अमेंडमेंट कर रहा है, और ये कह रहा है कि जब भी नेक्स्ट सेंसस आपका कंप्लीट होगा उसके बाद ये आपका लागू किया जाएगा। तो ये आपके लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देगा, ये राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देगा, और ये जो दिल्ली का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें आपका 33% रिजर्वेशन आपका प्रोवाइड करेगा। तो दीज आर वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू रिजर्वेशन। फिर अगर आप देखिएगा तो एक और आर्टिकल आपको यहां पे देखने को मिलेगा जो मेजर आपके रिजर्वेशन से रिलेटेड है, एंड दैट इज आर्टिकल 335, जिसमें बोला जा रहा है क्लेम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब शुड बी टेकन इनटू अकाउंट at the same time maintaining the efficiency of the government services। तो claims of scheduled caste and scheduled tribes in the government services, at the same time it will ensure that there is maintenance of
इफिशियंसी इन द सर्विसेज। तो ये भी आपका है कि जो आपके अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, उनके दावों को भी ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही साथ में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जो हमारे सरकारी सेवाएं हैं, इनकी कार्य कुशलता पे किसी भी तरह का कोई आंच ना आए, किसी भी तरह का कोई लांछन नहीं आए। साथ ही साथ में इसी में दूसरा प्रबंध 335(2) कह रहा है कि सरकार चाहेगी तो आपके रिलैक्सेशंस प्रोवाइड कर सकती है। जो एग्जामिनेशंस होंगे उसमें नंबर पे रिलैक्सेशन आपके प्रोवाइड कर सकती है, अटेम्प्ट्स पे रिलैक्सेशन आपके प्रोवाइड कर सकती है। तो ऐसे कुछ अवसर आपके प्रदान किए जा सकते हैं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति को, जो विभेदकारी नहीं माने जाएंगे। तो ये इतने प्रबंध हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो आरक्षण से संबंधित आपके हैं। दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू रिजर्वेशन। सिंपल सा एक मेंस में सवाल बन सकता है, एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू रिजर्वेशन। ठीक है, ये बात आपका है। तो ये 335 स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, उनके दावों को ध्यान में रखा जाएगा सरकारी नौकरियों में। साथ ही साथ में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जो सरकारी कार्यकुशलता है उस पर किसी तरह का कोई लांछन ना आए। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू रिजर्वेशन। अब हम लोग देखेंगे जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू रिजर्वेशन। ये आपका बात देखेंगे, जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए बड़े सारे पॉइंट्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। पहले हम आपको थोड़ा अलग अलग करके बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद एक बार जहां जहां पे जो पॉइंट्स जुड़ेंगे उनको जोड़ देंगे। जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू रिजर्वेशन। जो सबसे पहला और प्राथमिक निर्णय आपके देश में आया है वो है चंपकम दोराईराजन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास। ये मद्रास के अंदर एक गवर्नमेंट ऑर्डर था, जिस गवर्नमेंट ऑर्डर के अंदर वहां के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा था। तो चंपकम दोराईराजन ने इस मामले को आपके वहां के कोर्ट में मामला गया और फिर वहां पे ऑर्डर निकला कि जो रिजर्वेशन आपके कास्ट के बेसिस पे दिया जा रहा है ये ठीक नहीं है। और गवर्नमेंट ने इस गवर्नमेंट ऑर्डर को, जो तमिलनाडु का सो कॉल्ड मद्रास उस समय जो आपका स्टेट था, उसके ऑर्डर को नल एंड वॉइड किया। इस चीज को ओवरकम करने के लिए, इस निर्णय को ओवरकम करने के लिए पार्लियामेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया 1951 और हमारे देश में आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया। साथ ही साथ में एक अनुसूची जोड़ी गई, शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 15(4) में यह लिखा गया कि स्टेट कैन प्रोवाइड certain welfare schemes for socially, educationally backward classes of citizens, including scheduled caste and scheduled tribe। तो ये आपके 15(4) जो है ये सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का रिजल्ट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे लिख दिया कि जाति के आधार पे हमारे देश में शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को ओवरकम करने के लिए पार्लियामेंट ने पहला संविधान संशोधन किया और एक अनुच्छेद 15(4) आपके संविधान में जोड़ा, जो आप लोग अभी देखे हैं, जिसमें यह बोला गया कि स्टेट कैन प्रोवाइड सर्टेन आपके स्कीम्स, सर्टेन प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजंस इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। फिर आप देखिएगा कि इसके बाद जो प्रमुख दूसरा निर्णय आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आता है वो M.R. बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर है, वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर। ये जो जजमेंट आपका है 1962 का जजमेंट आपका है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो आरक्षण दिया जाएगा, इसमें आरक्षण की प्रतिशत लगभग 68% कर दी गई। तो जो जनरल क्लास के लिए सीटें बची वो लगभग 32% बची। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण देना जरूरी है, अनिवार्य आरक्षण आप दे सकते हैं, लेकिन आरक्षण जो आप दे रहे हैं
ये तार्किक होना चाहिए, इट शुड बी रीजनेबल एंड इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द जनरल इफिशियंसी ऑफ द सर्विस। एट द सेम टाइम इसने ये भी डायरेक्शन दिया कि आपके नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में आरक्षण को 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही मामला दोबारा दोहराया जाएगा इंदिरा साहनी वाले मामले में। तो ये बात आप देखिएगा कि जो एमआर बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर का आपका मामला रहा है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आरक्षण तार्किक होना चाहिए और तार्किक आरक्षण नहीं दीजिए। इतना मत आरक्षण दे दीजिए कि फिर इट विल वर्क एज ए एक्सक्लूजन प्रोसेस, वो इंक्लूड ना करे, लोगों को बाहर ही निकालते रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तार्किक आरक्षण होना चाहिए, 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आपका अगला मामला सुप्रीम कोर्ट का आएगा जो आप देख सकते हैं, और ये आपका है एन.एम. थॉमस स्टेट ऑफ केरला वर्सेज एन.एम. थॉमस केस, स्टेट ऑफ केरला वर्सेज एन.एम. थॉमस केस। ये जो आपका मामला है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सब्टेंटिव जस्टिस की बात कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सब्टेंटिव इक्वलिटी की बात कर दी रेदर देन प्रोसीजरल इक्वलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने सब्सटेंटिव जस्टिस, सब्टेंटिव इक्वलिटी की बात कर दी रेदर देन आपके यहां पे एक तरह से प्रोसीजरल जस्टिस की बात आपके नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि भाई जो हमारे देश में आरक्षण है वो आपके समता को मूल रूप से प्रदान करने का प्रयास करता है, वो केवल और केवल आपके रिजर्वेशन जो आपका है, ये हमारे देश में ऐतिहासिक जो समस्याएं रही हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स रही हैं, उसको दूर करने का प्रयास है। ये केवल प्रक्रियात्मक प्रक्रिया नहीं है, प्रोसीजरल जस्टिस की बात नहीं है। यहां पे हम न्याय देने का प्रयास कर रहे हैं, समता देने का प्रयास कर रहे हैं। मूल रूप से लोगों के बीच में जो असमानताएं हैं, जो विभेद रहा है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है आरक्षण के माध्यम से। और यहां पे आपके सुप्रीम कोर्ट ने सब्टेंटिव इक्वलिटी को आगे बढ़ाते हुए उसने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर हमारे देश में अफर्मेटिव एक्शन लिया जा रहा है इन प्रमोशन, मतलब सरकार अगर पदोन्नति में भी आरक्षण दे रही है तो ये कर सकती है। तो गवर्नमेंट कैन गिव रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑल्सो टू इंश्योर दैट देयर इज सब्टेंटिव इक्वलिटी, नॉट ओनली प्रोसीजरल इक्वलिटी। क्योंकि अगर आप भर्ती के प्रक्रिया से, मान लीजिए कि हमारे देश में यूपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ, स्टूडेंट आईएएस सेलेक्ट हो गए, ओबीसी मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, लेकिन इनको ऊपर जाने की कोई एवेन्यू नहीं मिल रही है, तो कैसे सब्टेंटिव जस्टिस या सब्टेंटिव इक्वलिटी इंश्योर होगा? इसको सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट कैन टेक अफर्मेटिव एक्शन इन प्रमोशन ऑल्सो। सरकार आपके क्या कर सकती है? पदोन्नति में भी आरक्षण प्रदान कर सकती है। तो यहां पे पदोन्नति में आरक्षण की भी बात आपके आ गई कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। ठीक है, ये बात आपका है जो आपको देखने को मिलेगा। अगला बात आप देख सकते हैं, चौथा बात आप देख सकते हैं जो आपका मेजर केस आया है वो इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। 1992 में ये जजमेंट आया। ये आया था जो मंडल आयोग के डिसीजंस को, मंडल कमीशन के जो डिसीजंस को लगाया गया था उसके विरोध में केस हुआ था, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपका इस पे आपका जजमेंट दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था कि जो 27% रिजर्वेशन आपका दिया जा रहा है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ साथ अदर बैकवर्ड क्लास को, दिस इज राइट, इट इज नॉट वायलेटिंग द आपके कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहा, सही कर रहा है ये। तो 27% रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया, इसको अपहेल्ड किया। दूसरा आप क्या पॉइंट देख सकते हैं? दूसरा आप यहां पे देख सकते हैं कि इसने ये कहा कि रिजर्वेशन इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस शुड नॉट एक्सीड 50%। साधारणतः आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा।
ये किसके लिए बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है अन्य पिछड़े वर्गों के लिए। देयर इज नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ठीक है, पदोन्नति में कोई आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों को नहीं मिलेगा, स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट आपका बोल रहा है। चौथा बात आपका ये बोला जा रहा है कि यहां पे जो कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी है वो लागू किया जाएगा। कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी, आगे ले जाने का नियम आपका लागू होगा, मतलब जो इस साल की सीटें खाली होंगी वो अगले साल भरी जाएंगी, लेकिन इन सारे सीटों को जनरल क्लास में जोड़ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस बात को खारिज करने के लिए पार्लियामेंट आपका एक अमेंडमेंट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो आर्टिकल है 16(4)(a), और इस बात को खारिज करने के लिए संसद फिर एक संशोधन करेगा 16(4)(ख)(16)(4)(b). फिर अगर आप देख सकते हैं, पांचवा पॉइंट आपका है, सुप्रीम कोर्ट ये भी कहेगा कि एक परमानेंट कमीशन बनाइए, परमानेंट कमीशन बनाइए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ये देखेगा कि कौन सी जातियों को आपके आरक्षण का फायदा हो गया है उसको बाहर निकाला जाए, और कौन सी जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है अन्य पिछड़े वर्गों में, इनको अंदर डाला जाए। टू सी द ओवर इंक्लूजन एंड अंडर इंक्लूजन ऑफ डिफरेंट क्लासेज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार को कि आप एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को गठित करिए। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णयों को मानने के लिए आपके पार्लियामेंट ने एक एनसीबीसी का कमीशन भी बनाया, रामनंदन आयोग भी बनाया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बना दिया गया परमानेंट। और कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी के इस डायरेक्शन को ओवररूल करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश को आपके खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का संशोधन किया, और ये आपका 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका है, 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका पास हुआ। सुप्रीम कोर्ट के इस दिशा निर्देश को कि पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगा, इसको ओवररूल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 77वां संविधान संशोधन पारित किया और परिणामिक ज्येष्ठता प्रदान किया 85वें संविधान संशोधन से। तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन 16(4)(a) में उसके साथ साथ परिणामिक ज्येष्ठता की भी बात कर दी गई 85वें संविधान संशोधन अधिनियम से। तो यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को खारिज करने के लिए सारा बात आपका हो रहा है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं और क्या महत्वपूर्ण जजमेंट आपका आ रहा है, 2006 में एक और जजमेंट आ रहा है, एम नागराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस आपके सामने आएगा। और ये एम नागराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है 2006 का जो मामला है, इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा कि जो प्रमोशन आप दे रहे हैं, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ये जो संशोधन किया ये ठीक है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन दिया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। जो आपके 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रहा है जिसके चलते आप आरक्षण प्रदान कर रहे हैं पदोन्नति में और परिणामिक ज्येष्ठता भी प्रदान कर रहे हैं, वो ठीक बात है, आप कर सकते हैं, रिजर्वेशन इन प्रमोशन कैन बी देयर, बट 3 कंडीशन शुड बी फॉलोड, 3 शर्तों को आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। जिस आप एक तरह से समुदाय को, जिस अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को आप आरक्षण में पदोन्नति देना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको क्वांटिफाइएबल डाटा निकालना पड़ेगा, आपको मात्रात्मक डाटा देना पड़ेगा कि भाई ये डाटा आपका है कि ये दिखा रहा है कि ये पिछड़े हैं, इस मात्रा से पिछड़े हैं वो आपको दिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट की सर्विस में भी दिखाना पड़ेगा कि दे आर नॉट एडवोकेटली रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट सर्विस, दे आर नॉट एडवोकेटली रिप्रेजेंटेड। ये तो सरकार बड़े आसानी से दिखा सकती है, इसके लिए उसको समस्या नहीं होती है कि हमारे सरकारी सेवाओं में इस जाति का प्रतिनिधि नहीं है, यह सरकार दिखा देती। फिर तीसरा वो बोलेगा कि जनरल इफिशियंसी ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। 3 बातों पे सुप्रीम कोर्ट शर्त रखेगा। पहला शर्त रखेगा सुप्रीम कोर्ट कि जिस जाति को आप पदोन्नति में आरक्षण दे रहे हैं उसका मात्रा दिखाइए, क्वांटिफाइएबल डाटा दीजिए, उसको डाटा को कलेक्ट करके हमारे सामने प्रस्तुत करिए, तब आप आरक्षण दे सकते हैं।
दूसरा, आप ये भी दिखाइए कि सरकारी सेवा में उसका पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है। तीसरा, इफिशियंसी कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब हमारे देश में यह था कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन को सुप्रीम कोर्ट ने तो अपहेल्ड कर दिया, लेकिन क्वांटिफाइबल डाटा इकट्ठा करना हमारे सरकार के बस के बाहर की बात हो रही थी। बहुत सारे मामले में क्वांटिफाइबल डाटा इकट्ठा ही नहीं कर पाया आपके गवर्नमेंट। इस मामले को वापस चुनौती दिया गया जनरल सिंह वर्सेज लक्ष्मी गुप्ता केस में यह मामला वापस आपके चुनौती में आया। जनरल सिंह वर्सेज लक्ष्मी गुप्ता केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 शर्तें रखी थी उसमें से एक शर्त को हटा दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त रखा था, पहला कि क्वांटिफाइबल डाटा आपके पास होना चाहिए। जिस जाति को आप पदोन्नति में आरक्षण दे रहे हैं उसके लिए पर्याप्त आपके पास मात्रा दिखाना पड़ेगा कि वो इस राज्य में है, इस भारत के क्षेत्र में ये पिछड़ापन इनका है, ये डाटा इनका है। तो वो सरकार असमर्थ अपने आप को बता पा रही थी कि हम इस वजह से आरक्षण नहीं दे पा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय को, अपने पुराने निर्णय को यहां पे पुनः आपका रिवाइज किया है, पुनः उसका व्याख्या किया है, और केवल अब 2 शर्तें रहती हैं। आपको गवर्नमेंट को क्या दिखाना होगा? अगर किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देना है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन देना है, दिखाना पड़ेगा कि दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट सर्विसेज। ये 2 शर्तें आपकी लागू होंगी। पहला, ये सरकार दिखाएगा कि दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, जनरल इफिशियंसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये नहीं दिखाने की आवश्यकता है। ये बात आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद अभी हाल फिलहाल में एक और आपका यहां पे अमेंडमेंट, अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जनहित अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस क्लास के रिजर्वेशन को अपहेल्ड कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन का प्रोसेस है इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को सही बता दिया। इसका मतलब जो संविधान संशोधन हुआ है आपके, जो किससे संबंधित आपका संविधान संशोधन है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 15(6) और 16(6), इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज बीन अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। फिर आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज दविंदर सिंह केस। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2024 का ये निर्णय है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट वापस अपनी बात को दोहरा रहा है जो लक्ष्मी नारायण वाले केस में आपके बोल रखा है। जो आपके जो यहां पे मामला है लक्ष्मी नारायण का, जो आपका केस है जनरल सिंह वर्सेज लक्ष्मी नारायण का केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा था कि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उसमें भी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लागू होगा। इसमें वापस सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है और गवर्नमेंट से बोला है कि इंप्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर इन द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू करने के लिए सरकार ने कहा है। अब जो बात आप देख सकते हैं, दीज आर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू रिजर्वेशन। इंपॉर्टेंट जजमेंट, इसके अलावा बहुत सारे जजमेंट और भी हैं, लेकिन ये पर्याप्त आपके लिए रहेगा जो आपको बता सकता है। फिर से एक बार दोहरा दे रहा है, चंपकम राजन में वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास में सुप्रीम कोर्ट ने कास्ट एज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पूरी तरह से मना कर दिया कि कास्ट के बेसिस पे आरक्षण नहीं दे सकते हैं। इसको ओवरकम करने के लिए पार्लियामेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका पास किया। दूसरा, M.R. बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण दीजिए लेकिन तार्किक होना चाहिए, अत्यधिक आरक्षण नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की एक तरह से प्रतिशत तय कर दी, 50%, रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50%। तीसरा बात आप देखिएगा, स्टेट ऑफ केरला वर्सेज N.M. थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब्टेंटिव इक्वलिटी को पाने के लिए आरक्षण दिया जाता है, मूलभूत समता ले आने के लिए आरक्षण दिया जाता है।
प्रतिनिधियात्मक समता की बात नहीं है, प्रोसीजरल आपकी इक्वलिटी नहीं, उससे भी आगे बढ़ के हमारे देश में समता को सुनिश्चित करने का प्रयास आरक्षण आपका करता है। फिर इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण जो अन्य पिछड़े वर्ग को दिया जा रहा था उसको सही माना। फिर आपके रिजर्वेशन इन प्रमोशन को खारिज किया और आपके 50% से ज्यादा आरक्षण साधारणतः नहीं दिया जाना चाहिए, जो पुराना निर्णय उसी को दोहरा रहा है आपका। कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी लागू होगा, लेकिन अगले साल ये जनरल क्लास में जुड़ेगा। इसको खारिज करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को खारिज करने के लिए 16(4) आपका अनुच्छेद ले आया गया और परमानेंट कमीशन एनसीबीसी बनाया जाएगा, ये भी आपका लागू हुआ। फिर आप देख सकते हैं अगला आया एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रिजर्वेशन इन प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, संसद ने संविधान संशोधन करके रिजर्वेशन इन प्रमोशन को लागू किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान संशोधन को सही बताया, लेकिन उसने कुछ शर्तें रख दी। शर्तें क्या था? क्वांटिफाइबल डाटा दिखाइए जिस आप समुदाय को, जिस वर्ग को आप आरक्षण दे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात और, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में कास्ट को बेसिस पे रिजर्वेशन मना करता था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 15 में भी बोला गया है कि कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं हो सकता, 16 में भी बोला गया है। लेकिन इंदिरा साहनी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि कास्ट इन इटसेल्फ इज अ क्लास। हमारे देश में जाति अपने आप में एक वर्ग को प्रतिनिधि करता है। कास्ट इन इटसेल्फ इज अ क्लास, कास्ट अपने आप में एक वर्ग है। तो कास्ट क्लासिफिकेशन मतलब कास्ट को क्लास के रूप में मानना शुरू कर दिया। तो अब जाति के बेसिस पे आरक्षण हमारे देश में इस आपके इंदिरा साहनी वाले के बाद से लागू होना शुरू हो गया। तो ये बात आप देख सकते हैं। एम नागराज में सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ये भी दिखाइए कि इनका सरकारी सेवा में प्रतिनिधि नहीं है, सरकार की कार्यकुशलता पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको वापस आपके सुधारा गया है, और वो किस मामले में सुधारा गया है? जनरल सिंह वर्सेस लक्ष्मी गुप्ता केस जो आपका है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपके इन दोनों बातों को माना है, इसको खारिज कर दिया है। फिर अगला बात आप देख सकते हैं, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को सही बताया गया है। और फिर स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में भी आपके जो एक तरह से कहा जाएगा कि मलाईदार परत का सिद्धांत, क्रीमी लेयर के कंसेप्ट को लागू करने की बात कही है। अब हम लोग देखेंगे रोल ऑफ पार्लियामेंट इन रिलेशन विथ रिजर्वेशन। संसद की क्या भूमिका रही है, संसद ने क्या क्या प्रयास किया है आरक्षण को प्रदान करने के लिए। पहला तो आप देख ही रहे हैं, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, जिससे आर्टिकल 16(4) आपका जोड़ा जा रहा है। जो क्लियर कट आपका क्या कर रहा है, आर्टिकल 15(4) आपका जोड़ा जा रहा है, जिसमें आपका ये प्रदान किया जा रहा है कि state can provide certain measures for the welfare of socially educationally backward classes of citizens including scheduled caste and scheduled tribe। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं और क्या प्रबंध आपका है सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपका निर्णय दिया था कि आप रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं दे सकते, तो उसको आपके ठीक करने के लिए 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका पास किया जा रहा है। 1985 में आपका ये पूरा आपका प्रोविजन है 1995 में, जिसमें आपका आर्टिकल 16(4)A जोड़ा जा रहा है, जिसमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। बाद में इसको फिर अमेंडमेंट किया जा रहा है 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। और जो 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये 2001 में आपका आता है। ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की भी बात करता है, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। फिर अगला बात आप देख सकते हैं, इसके अलावा आपका क्या है, एक और मेजर अमेंडमेंट आपका सुप्रीम कोर्ट लेके आएगा, अरे पार्लियामेंट लेके आएगा 16(4)B, जिसमें कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी को आपका लेके आया जाएगा। और ये 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000, जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, पार्लियामेंट क्या करेगा, कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी को लागू करेगा, आगे ले जाने वाले नियम को लागू करेगा। लेकिन
आप सीट उसी में भरिएगा जिस समुदाय से खाली होगा, आप किसी और में उस सीट को नहीं भर सकते। तो ये बात आप देख सकते हैं। फिर आप देखिएगा कि हमारे देश में और क्या मेजर आपका अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के द्वारा आपका लेके आया जाएगा, वो आपका है कि जो एक आपका 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आया जाएगा, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, या इसी को आप बोलिए नेशनल कमीशन फॉर SEBC। कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल जोड़ा जाएगा 338B, और इसी में आपके नेशनल कमीशन फॉर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास या नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास आपका एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसके अंदर यह भी बोला जाएगा कि केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या यूनियन गवर्नमेंट ही डिटरमाइन कर सकता है कि अदर बैकवर्ड क्लास कौन होंगे। इसके वजह से हमारे राज्य सरकारों को समस्याएं होंगी। स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर थी वो डिटरमाइन करते थे ओबीसी के आपके स्टेट लेवल पे, वो डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। इस समस्या को ओवरकम करने के लिए फिर 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका पास होगा, और ये जो स्टेट्स की पावर है उसको रिस्टोर करेगा। स्टेट पावर विल बी रिस्टोर्ड टू डिटरमाइन अदर बैकवर्ड क्लासेज। तो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया, उसने आर्टिकल 338B जोड़ा, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया NCBC, और साथ ही साथ में एक आर्टिकल और जोड़ा 342A, और इसने कहा कि केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही बता सकते हैं कि भारत में कौन बैकवर्ड क्लास है। इसके वजह से स्टेट्स की जो पावर थी बैकवर्ड क्लास को डिक्लेयर करने की, वो समाप्त हो गई। इस समस्या को दूर करने के लिए वापस 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ले आया जा रहा है, और स्टेट्स की पावर को वापस रिस्टोर किया जा रहा है, जिसके वजह से वो बैकवर्ड क्लास को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये बात आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद एक और पार्लियामेंट के द्वारा स्टेप लिया गया है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसके अंदर आर्टिकल 15(6) को जोड़ा गया और आर्टिकल 16(6) को जोड़ा गया है EWS क्लास को प्रोवाइड करने के लिए। फिर इसके बाद आप देखिएगा एक और मेजर अमेंडमेंट आपका ले आया जा रहा है, और वो पॉलिटिकल सोशल इंपावरमेंट, वुमेन इंपावरमेंट के लिए 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका ले आया जा रहा है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से आपका जाना जाता है। 2023 में इसको ले आया गया है, जो क्या कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है रिजर्वेशन फॉर वुमेन, रिजर्वेशन फॉर वुमेन। और एक आर्टिकल आपका जोड़ रहा है 330A, एक आर्टिकल आपका जोड़ रहा है 332A, और एक आर्टिकल 239A में चेंज कर रहा है। तो ये बात आप देख सकते हैं, यहां पे भी आपका पार्लियामेंट ने रोल प्ले किया है। ठीक है, तो ये सारा बात आप देख सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण निर्णय आपका पार्लियामेंट ने लिया 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, जिसके अंदर उसने क्या किया है, हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन हर 10 साल में बढ़ता है, मतलब हर 10 साल के बाद वो समाप्त हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए हर 10 साल पे एक अमेंडमेंट पास किया जाता है। तो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका पास किया गया, जो 104वां संविधान संशोधन आपका पास किया है, उसने रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बीन एक्सटेंडेड टू 10 इयर्स। लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो एंग्लो इंडियंस की सीट आपकी रिजर्व होती थी, ये समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियंस की सीट समाप्त कर दी गई है, बट रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हैज बीन इंक्रीज्ड अगेन फॉर 10 इयर्स, 10 वर्ष के लिए फिर इसको आपका बढ़ा दिया गया है। ये पास हुआ था 2019 में। तो ये पार्लियामेंट के द्वारा आपके मेजर आपके काम किए जा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं। पार्लियामेंट के द्वारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के चलते आर्टिकल 15(4), फिर 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के चलते आर्टिकल 16(4)A, जो कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल करने के लिए ले आया गया था। फिर बाद में इसको 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से दोबारा जोड़ा जा रहा है, कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी प्रोवाइड कर रहा है। 16(4)B 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ले आया जा रहा है,
जिसमें कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी को लागू तो किया जाएगा, लेकिन जिस समुदाय से सीट खाली रह गई है इस साल के एग्जामिनेशन में, अगले साल उसी समुदाय में जुड़ेगी। अनुसूचित जाति के तो अनुसूचित जाति में ही जुड़ेगी, अनुसूचित जनजाति के तो अनुसूचित जनजाति में ही जुड़ेगी। फिर 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक बॉडी क्रिएट किया जा रहा है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। इसी से आपके एक आर्टिकल जोड़ा जा रहा है 338B, जो कि इस बॉडी को क्रिएट कर रहा है। 342A में डिक्लेयर किया जा रहा है केवल प्रेसिडेंट ही बताएंगे कि कौन बैकवर्ड क्लास है। इस समस्या को ओवररूल करने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट मतलब प्रेसिडेंट ही केवल डिसाइड करेगा, तो स्टेट की पावर खत्म हो गई। इसके वजह से स्टेट्स आपके अदर बैकवर्ड क्लास को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा था। उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। फिर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहा है। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंग्लो इंडियंस के रिजर्वेशन को समाप्त कर रहा है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, उसको 10 ईयर्स एक्सटेंड कर रहा है। और 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिजर्वेशन आपका प्रोवाइड कर रहा है वुमेन के लिए। 338A, 332A और 239AA आर्टिकल्स इसमें चेंज करके वो दो नए आर्टिकल्स जोड़ के। देखिए, रिजर्वेशन बहुत बड़ा टॉपिक है और ये आपके कम से कम लगभग 15 घंटे की क्लास अगर हो, 4-5 क्लास 3-3 घंटे 2-2 घंटे की, तो रिजर्वेशन की समस्या को पूरी तरह से जितने प्रोविजंस उनको अच्छे से समझा जा सकता है। लेकिन हमने ये प्रयास किया है कि आपको एक छोटे से वीडियो में 2-2.5 घंटे के किसी वीडियो में आपको सारी बातें समझाने का प्रयास किया जाए। इस वजह से ये आपको थोड़ा बातें जो होंगी हो सकता है थोड़ी स्पीड में लगे, लेकिन चलिए देखते हैं अब जो बातें आपको जाननी तो क्या है। अब आपको जानना है कि क्या इसका पक्ष है, क्या इसका विपक्ष है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ रिजर्वेशन। पक्ष में क्या आपके बातें होंगी, विपक्ष में क्या बातें आपकी होंगी, ये बात आप देख सकते हैं। एक पॉइंट और आप देख सकते हैं, इसमें एक और महत्वपूर्ण भूमिका राज्य संसद के द्वारा निभाई गई 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसमें वुमेन के लिए और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन आपका दिया जा रहा है पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी में। अब हम लोग जो बात देखेंगे वो देखेंगे क्या समस्याएं हैं हमारे यहाँ पे, या क्या इसकी अच्छाइयां हैं और क्या इसकी बुराइयां हैं, क्या पक्ष में बातें हैं, क्या विपक्ष में बातें हैं। देखिए, रिजर्वेशन हमारे देश में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पक्ष में अगर आप देखिएगा, क्रॉस में देखिएगा, तो जो बातें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा है वो ही लगभग आपकी हैं। जैसे जो हमारे देश में हिस्टोरिकल इनजस्टिस है उसको टैकल करने के लिए ये उपयोगी है। जो हमारे ऐतिहासिक जो अन्याय हुआ है उसको टैकल करने के लिए। फिर जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन है इसको टैकल करने के लिए। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे एक तरह से डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उनको मुख्य धारा में ले आने के लिए इसका उपयोग होता है। और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इट इंश्योर्स सब्सटेंटिव जस्टिस, इट इंश्योर्स सब्सटेंटिव इक्वलिटी। केवल प्रोसीजरल इक्वलिटी को इंश्योर नहीं कर रहा, ये प्रक्रिया में ही केवल बात नहीं है, ये मूलभूत आपके समता को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। तो साथ ही साथ में ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी को भी सुधारने का प्रयास करता है। जनरली ये देखा गया है कि जहां पे हमारे रिजर्वेशन लागू हुआ है जो सरकारी सेवाओं में, तो ऐसा कोई इसका नकारात्मक असर नहीं पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं जो हमारी सरकारी सेवाएं हैं इनको प्रो पीपल बनाया है, इनको भारत का प्रतिनिधिकर्ता बनाया है। इट हैज मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी, समाज का प्रतिनिधि करता है। इसके वजह से समाज के हितों को अच्छे से समझ पा रहा है, समाज के समस्याओं को अच्छे से समझ पा रहा है। हो सकता है कि अगर ये केवल एलीट क्लास रहता, केवल एलीट लोग ही इसमें रहते हैं, केवल समाज के जो संभ्रांत वर्ग के लोग ही रहते हैं, तो ये जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, जो हमारे
समाज के एक तरह से शोषित वर्ग रहे हैं, उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं होते। लेकिन क्योंकि हमारा जो अब सिविल सर्विसेज हो रहा है, इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोज़ेक ऑफ द सोसाइटी, ये संविधान और समाज का जो आपकी विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वजह से ये हमारे लोगों के हित को सुनिश्चित करने में सक्षम आपका है और ये प्रशासन की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करता है। प्लस ये लेवल प्लेइंग फील्ड भी इंश्योर करता है। लोगों के बीच में जितने भी आपके एक तरह से जो हायर सोसाइटी है, लोअर सोसाइटी है, उनके बीच में एक लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करता है। ये बात आप देख सकते हैं। तो ये कुछ फायदे हमारे रिजर्वेशन के हैं। रिजर्वेशन मेक श्योर करता है कि जो हमारे सर्विसेज हैं वो समाज के प्रतिनिधि हो, हमारे जो डाइवर्सिटी है उनके प्रतिनिधि हो। ये लेवल प्लेइंग फील्ड भी इंश्योर करता है। जो वेल ऑफ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है और जो वेल ऑफ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी नहीं है, उनके बीच में मिडिल पाथ ले आने का प्रयास करता है। इनको आरक्षण देके आपके मेक श्योर किया जाता है कि आपके वो भी मुख्य धारा का भाग बन पाए। समस्याएं क्या है? व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ दिस रिजर्वेशन प्रोसेस? देखिए, पहली बात तो ये आपको देखने को मिलेगा कि रिजर्वेशन अगर अत्यधिक होने लगेगा तो ये इंक्लूजन प्रोसेस के बजाय एक्सक्लूजन प्रोसेस होने लगेगा। इंक्लूजन प्रोसेस के बजाय एक्सक्लूजन प्रोसेस का काम करेगा। समावेश के बजाय ये लोगों को इसके दूर करने का प्रयास करेगा। मतलब अगर मान लीजिए रिजर्वेशन 70 से 80% हो जाए तो 20% ही ओपन एग्जामिनेशन रह जाएगा। इसका मतलब इसमें इंक्लूड लोग कम हो रहे हैं, एक्सक्लूड ज्यादा हो रहे हैं। तो ये एक आपका है कि अगर इंक्लूजन, अगर जरूरत से ज्यादा आरक्षण होने लगे तो ये समाज का समावेश नहीं करेगा, बल्कि समाज को और विघटन शक्तियों पे, विघटनकारी क्षेत्रों में आपका बढ़ाना शुरू कर देगा, एक्सक्लूड करना शुरू कर देगा। दूसरा बात क्या है कि रिजर्वेशन दिया जाता है तो इससे कॉस्ट कॉन्शियसनेस बनी ही रहती है। आरक्षण से यह नहीं होता कि हम जाति से ऊपर उठ जाएं। कई बार आरक्षण हमारे जातिगत जो भावनाएं हैं उसको और ज्यादा बढ़ा देता है। कास्ट कॉन्शियसनेस आपका और ज्यादा इंक्रीज कर देता है कि सरकारी सेवा में भी ये आपके कहीं ना कहीं अनुभव होता है कि हम इस जाति के हैं, हम इस जाति के हैं। कई बार जो आरक्षण का लाभ लेके लोग जल्दी प्रमोट हो जा रहे हैं, जनरल क्लास के लोग नहीं प्रमोट हो पाते हैं। तो ये जो आपके सर्विसेज के अंदर वैमनस्य है वो बढ़ा देता है। डिफरेंसेज बिटवीन द सर्विसेज इंक्रीजेज, जो आपके पर्सनल है, कार्मिक है, उनके बीच में वैमनस्य बढ़ जाता है। ये भी आपको देखने को मिलेगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी आपके वैमनस्य बढ़ जाता है। कई बार बच्चे जो आपके हैं वो जाति के वजह से किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा गए, कोई नहीं पाए, तो कास्ट कॉन्शियसनेस हटाने के बजाय ये बढ़ा देता है। ये भी आपको देखने को मिलेगा। तीसरा बात आपका ये है कि ये कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम क्रिएट कर रहा है कि हम अपनी क्षमता पे विश्वास ना करके हम सरकार के आरक्षण पे विश्वास कर रहे हैं। निर्भरता एक तरह से बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आरक्षण का आपका दायरा बढ़ेगा तो समाज की निर्भरता अपने श्रम पे, अपने मेहनत पे नहीं, बल्कि किसी बैसाखी पे एक तरह से होगी कि हमको आरक्षण मिले और हम आरक्षण का लाभ ले पाए। इससे यह भी समस्या उत्पन्न हो रही है कि हमारे समाज के जो आपके अग्रणी भाग थे, अग्रणी समाज के जो लोग आपके थे, वो भी अब आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि मराठा महाराष्ट्र में, पटेल आपके गुजरात में, जाट आपके हरियाणा में, कप्पू आपके आंध्र प्रदेश में, राजपूत आपके राजस्थान में, कुछ जगहों पे ब्राह्मण भी आंदोलन कर दिए कि हमें आरक्षण चाहिए। तो जब समाज के अग्रणी वर्ग भी पीछे आने का प्रयास करेंगे तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट पे जज हैं, उनका जजमेंट के अंदर आया है कि व्हेन मेजर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वांट्स टू बिकम बैकवर्ड, द होल सोसाइटी विल बिकम बैकवर्ड। जब समाज के मुख्य वर्ग के लोग पीछे आने का प्रयास करेंगे और ये पिछड़े जाति में आने का प्रयास करेंगे, जनरल क्लास वाला ओबीसी में आना चाह रहा है, ओबीसी वाला शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में जाना चाह रहा है। गुज्जर आंदोलन आपके हुआ, गुज्जर आंदोलन राजस्थान में हुआ केवल इस बात को लेके कि वो आपके
अदर बैकवर्ड क्लास में है उनको शेड्यूल्ड ट्राइब में डाल दिया जाए। और जब आपका उनके ऊपर जांच हुई, उनके ऊपर अध्ययन हुआ, तो पता चला कि जो आरक्षण का प्रतिशत उनको अन्य पिछड़े वर्ग में अलॉटेड है, उतना भी आरक्षण का लाभ वो नहीं ले पा रहे हैं। तो ये समस्या आपको देखने को मिलेगा कि जब समाज के मुख्य वर्ग, समाज के सारे वर्ग जब पीछे आने का प्रयास करने लगते हैं, तो ये देश के लिए अहित होगा, देश के लिए ठीक नहीं होगा, देश ही पीछे हो जाएगा। ये भी एक समस्या आपका हो सकता है। फिर क्या होगा? इट विल लीड टू बैकवर्डनेस ऑफ द होल कंट्री। ये भी बात आप देख सकते हैं। फिर पांचवा बात आप यहां पे देख सकते हैं, इससे ये भी हो सकता है कि ब्रेन ड्रेन आपका हो, लोग सरकारी नौकरियों में आने के बजाय जो अच्छी मेरिट है वो सरकारी नौकरियों में ना रह जाए, वो बाहर प्राइवेट सेक्टर में चली जाए, विदेश चली जाए, ये भी संभावनाएं आपकी बनी रहेंगी। ये भी समस्या है कि मेरिटोक्रेसी को चुनौती मिल जाए, मेरिटोक्रेसी को चुनौती मिल जाए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो योग्यतावाद है इसको चुनौती हो, लेकिन इसके विपक्ष में आप ये भी बात लिख सकते हैं कि मेरिटोक्रेसी विदाउट इक्वलिटी इज नथिंग, मेरिटोक्रेसी शुड बी टेम्पर्ड विथ इक्वलिटी। तो आरक्षण ये भी सुनिश्चित करता है कि योग्यतावाद के साथ साथ समता भी सुनिश्चित हो। ये पक्ष में लिख दीजिएगा, विपक्ष में आप लिखिएगा इट कॉम्प्रोमाइजेज द मेरिटोक्रेसी, ये योग्यतावाद को भी आपके अनदेखा करता है। ये समस्या आपको देखने को मिलेगा। मेरिट बेस्ड जो आपके रिक्रूटमेंट है इसको कॉम्प्रोमाइज करता है। ये जरूर आपका है कि आरक्षण का जो होड़ हमारे देश में है ये एक बड़ी चुनौती है। जैसे जाट आंदोलन हुआ, तो जाट आंदोलन के दौरान काफी हिंसा हुआ, कई आपके बिजनेस डेज आपके नुकसान पहुंचे, कई दिन हरियाणा आपके 4-5 दिन बंद रहा और समुदायों के साथ हिंसा हुआ, कई सारे लोगों की जान चली गई। तो आरक्षण अगर इस तरह का रूप लेगा तो ये भारत के अखंडता, एकता के लिए भी चुनौतीपूर्ण रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो पीस है, भारत की शांति है, भारत की विधि और व्यवस्था है, इसको भी चुनौती दे देता है। जिस तरह का हम प्रोटेस्ट करते हैं, हाईकोर्ट आपका बॉम्बे हाईकोर्ट ने आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि जितनी जल्दी हो सके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, क्योंकि जो मनोज जरंग आपके द्वारा आपके जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था उसमें लार्ज स्केल पब्लिक हैरेस हो रही थी, आने जाने की समस्याएं आपके लगातार बनी, ट्रैफिक की समस्याएं आपकी बनी हुई थी। तो इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं ये हमारे देश के शांति व्यवस्था को, विधि और शासन व्यवस्था को भी आपके परेशान करते हैं। तो आरक्षण होना चाहिए, लेकिन अत्यधिक आरक्षण अगर होगा तो इंक्लूजन प्रोसेस के बजाय एक्सक्लूजन प्रोसेस देश की अखंडता, एकता को भी चुनौती देगा, कास्ट कॉन्शियसनेस लगातार क्रिएट करेगा। हम चाहते हैं हमारा सेवा ऐसा हो, हमारे सिविल सर्वेंट्स ऐसे हों जो जातिगत मामलों से ऊपर उठ के काम करें, लेकिन आरक्षण आपके जातिगत भावनाओं को और प्रबल कर देता है। कई बार ये देखने को मिल रहा है हमारे देश में। फिर ये भी देख सकते हैं कि निर्भरता बढ़ती जा रही है, लोग अपने शक्ति, अपने योग्यता पे विश्वास ना करके सरकार की आरक्षण पे निर्भर रह रहे हैं। ये भी एक चुनौती वाली बात आपको देखने को मिल सकती है। फिर आपके क्या है, ये जहां पे सारा समुदाय ही चाह रहा है कि हम पीछे हो जाएं, हम पीछे हो जाएं, भारत का हर एक वर्ग आपका चाह रहा है कि हम पिछड़े बन जाएं, तो ये देश को ही पूरा पीछे कर देगा। ये भी एक चुनौती आपका है। और आप देख सकते हैं ब्रेन ड्रेन भी हो सकता है। जो हमारी प्रतिभाएं हैं वो सरकारी सेवाओं में नहीं आएंगी, निजी संस्थाओं में भी आरक्षण लागू कर दे तो वो देश छोड़ के विदेश भी जा सकती हैं। आजकल ग्लोबलाइजेशन के युग में यही आपको देखने को मिलेगा। फिर एक और बहुत बड़ी समस्या है, इट हैज बिकम अ पॉलिटिकल टूल फॉर वोट बैंक। मत मांगने के काम ये आता है, मतगत राजनीति का ये हिस्सा बन चुका है। हर सरकार आती है और हर लोगों को वादे करके जाती है कि हम फला लोगों को आरक्षण देंगे, हम फला लोगों को आरक्षण देंगे। तो ये हमारे देश के हित में नहीं है। अब क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन?
क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये आपको देखना है। पहली बात तो हम आरक्षण दें, लेकिन साथ ही साथ में इसको एक टाइम बाउंड मैनर में फेज आउट करें। टाइम बाउंड मैनर में फेज आउट करने का प्रयास किया जाएगा। समय सीमा निर्धारित करके इसको कमतर करने का प्रयास किया जाए, बढ़ाने का प्रयास नहीं किया जाए। जब से ओबीसी आरक्षण लगा है तब से जातियों की संख्या खूब सारी बढ़ी है, कोई उसमें से बाहर नहीं निकला अभी तक। इसका मतलब हम और पिछड़े के पिछड़े होते जा रहे हैं, आरक्षण का लाभ लेके कोई बाहर नहीं निकल रहा। तो यहां पे आपको यह भी सुनिश्चित करना है कि जो हमारे कमीशंस हैं वो प्रॉपर ओवर इंक्लूजन, अंडर इंक्लूजन को समझे। जो नीडेड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उन्हीं को फायदा हो। आरक्षण की कमी यह है कि जिसको लाभ नहीं मिलना चाहिए उसको लाभ मिल रहा है, और जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ नहीं मिल रहा। तो नीडेड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को ही केवल आरक्षण आपका मिले। ये आरक्षण आपके एक तरह से लगातार आपके इस पे जो कमीशंस बने, जो क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करें, और एक क्रीमी लेयर आपके अन्य पिछड़े वर्ग में भी आइडेंटिफाई हो, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में भी आइडेंटिफाई हो। बड़े सारे लोग आरक्षण का लाभ लेकर मुख्य धारा के भाग बन चुके हैं। अब जो आपका सिविल सर्वेंट प्रॉपर क्लास 1 ऑफिसर हो गया, आईएएस आईपीएस बन चुका है, सचिवालय में आपके सेक्रेटरी पोजीशन पे जा चुका है, उनके बच्चों को भी आरक्षण मिले, ये ठीक बात आपके नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये आपके रिजर्वेशन के प्रोसेस में ये ध्यान में रखना है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी में पहले से ही क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लागू होता है, इनमें भी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लागू हो। तीसरी बात, सरकार को अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा क्रिएट करने हैं। ये अपॉर्चुनिटीज इतने कम है जिसकी वजह से ही सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। सरकार को अवसर बढ़ाने हैं। जरूरी नहीं है सरकारी सेवा में, इट शुड बी एनीवेयर इन इंडिया, इट शुड बी इन प्राइवेट सेक्टर, इट शुड बी इन पब्लिक सेक्टर, कहीं पे भी आपका है। सरकार एक तरह से आपके अवसरों को बढ़ाए लोगों के लिए, ताकि लोग सरकारी सेवाओं पे ही निर्भर ना रह जाएं। तो ये आपका है। फिर चौथा, सरकार को लोगों के कौशल विकास करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, साथ ही साथ में इनके एजुकेशन को भी डेवलप करना है, ताकि ये केवल और केवल आरक्षण पे निर्भर ना रहें। प्राथमिक स्तर की शिक्षा, माध्यमिक स्तर की शिक्षा आपकी इतनी पर्याप्त हो कि आरक्षण की आवश्यकता बहुत ज्यादा ना पड़े लोगों को। तो मूलभूत सुविधाओं पे फोकस करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाए, शिक्षा व्यवस्था सुधारा जाए, कौशल विकास आपका लोगों का सुनिश्चित किया जाए, तो जाके आरक्षण की उतनी आवश्यकताएं आपकी नहीं पड़ेंगी। जिस तरह का मारामारी हमारे देश में हो रहा है आरक्षण को लेके, ये कहीं ना कहीं आपके नहीं होगा। तो आरक्षण की समस्या को समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं टाइम बाउंड मैनर में इसको समाप्त करना होगा या कम करना होगा। समाप्त अगर नहीं भी हो तो कम करते रहें। केवल उन्हीं लोगों को आरक्षण मिले जिनको जरूरत है। ओबीसी में भी और एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आपका लागू हो। अवसर हर जगह पे आपका बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ पे आरक्षण की समस्या क्यों है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारे देश में अवसर नहीं है। अवसर क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के पास कौशल नहीं है। जिस तरह का ग्लोबलाइजेशन का फिनोमिना है, जिस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आपके रिसर्च आ रहे हैं, वो क्लियर कट कह रहे हैं कि आने वाले समय में नौकरियां खत्म हो जाएंगी। इस समय में हमें बड़े समझ के आपके नौकरियों को आगे बढ़ाना होगा, लोगों का कौशल विकास करना होगा। जैसे हमारे देश में अगर आप देखिएगा तो केवल 6% लोग ही कौशल युक्त हैं, और साउथ कोरिया में 96% लोग कौशल युक्त हैं। तो नौकरी किसको मिलेगी? हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, जनसंख्या लाभांश की बात करते हैं। जनसंख्या लाभांश तो तब मिलेगा जब जनसंख्या हमारे कौशल युक्त होगी, तभी हम किसी देश में जाके नौकरी कर पाएंगे, विदेश में जाके नौकरी कर पाएंगे, ग्लोबलाइजेशन का एक तरह से फायदा उठा पाएंगे। अगर हमारे जो लोग हैं वो कौशल युक्त ही नहीं है तो हम ऐसी समस्याओं से नहीं निपट सकते। और आरक्षण भी सरकार की जो सरकारी नौकरियां हैं, सरकार की जो क्षेत्र है, वो लगातार प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के इंपैक्ट में कम होते जा रही हैं। तो आने वाले समय में सरकारी नौकरियां बढ़ने की संभावनाएं उतनी ही कम है। तो इस वजह से हमें सरकार को चाहिए कि लोगों का कौशल विकास करे और क्षेत्रों का विस्तार करे और जगहों पे अवसर प्रदान करे,
ताकि लोग केवल सरकारी नौकरियों पे ही निर्भर ना रहें, आरक्षण पे ही केवल निर्भर आपके ना रहें। ये बात आपका है। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं। ये हमारा आने वाले समय में सरकार को इन सारे क्षेत्रों में काम करना है। तो आज के लिए इतना ही। एक छोटा सा प्रयास किया गया है कि आपको तीनों डायमेंशन से समझा दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है और आपके एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या रहे हैं और आपके पार्लियामेंट के द्वारा क्या एक्शंस लिए गए हैं। तो इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं आप। धन्यवाद।